Welcome to this session of dairy farming training, in which we will learn about the estrus cycle and the repeat breeding, mainly the causes of repeat breeding and its treatment. रिपीट ब्रीडिंग जानवरों के अंदर, डेयरी एनिमल्स के अंदर एक सिंड्रोम है जिसमें एनिमल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और उसे प्रेग्नेंट कराना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जिन एनिमल्स को रिपीट ब्रीडर्स कहा जाता है उनके अंदर कोई एविडेंट कॉज नहीं नज़र आते हैं, कोई बाहरी तौर से कोई उसका साइन सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं किसी बीमारी के। एनिमल बज़ाहिर हेल्दी लगता है और उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से उसकी फर्टिलिटी मेंटेन नहीं रह पाती और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। टेक्निकल डेफिनेशन में रिपीट ब्रीडर उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें बाहरी तौर पे एनिमल हेल्दी रहता है, कोई क्लिनिकल साइन नहीं होता, लेकिन 3 बार से ज़्यादा एआई कराने के बाद भी, मेटिंग कराने के बाद भी एनिमल कंसीव नहीं हो पाता है, तो उन्हें बेसिकली रिपीट ब्रीडर काउज कहा जाता है या उस कंडीशन को रिपीट ब्रीडर सिंड्रोम कहते हैं। इस बात का मतलब पता नहीं लगाया जा सकता है कि कुछ एनिमल्स के अंदर ही ये वाला सिंड्रोम, रिपीट ब्रीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो नज़र आती है। इवन अगर आप करेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद भी एनिमल कंसीव नहीं हो पाते हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो इस पे स्टडीज़ होती रहती हैं, रिसर्चेज़ होती रहती हैं और ये बात सामने इसमें आई है रिसर्चेज़ में कि कुछ एनिमल जेनेटिकली ऐसे होते हैं, उनके जो जीन्स हैं वो रिपीट ब्रीडिंग या ये कहिए कि फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर, वो भी मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो ये सब मिलके कुछ रिस्क फैक्टर क्रिएट करते हैं जो इस सिंड्रोम की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो इससे ही इनफर्टिलिटी एनिमल के अंदर आती है। एक बात और भी देखी गई है कि पिछले कुछ सालों में, 10-20 सालों में, जैसे जैसे एनिमल्स का प्रोडक्शन बढ़ा है उनकी फर्टिलिटी कम हुई है। तो जो फैक्टर्स प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं वो एनिमल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, ये मोटे तौर पर माना जाता है। किसी भी तरीके का मैनेजमेंट करते हैं अपने फार्म के अंदर, रिपीट ब्रीडिंग जो हर्ड्स हैं क्रॉस ब्रीड काउस के, एक्सोटिक काउस के, खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो उनमें उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस बहुत होते हैं, टाइम का वेस्ट होता है, मॉनेटरी लॉसेस होते हैं, पैसों की या इकोनॉमिक लॉसेस जिन्हें कहा जा सकता है। एनिमल की जो लाइफ टाइम मिल्क यील्ड है वो कम हो जाती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ती हैं और जीनोमिक इम्प्रूवमेंट, जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हम साल दर साल कर रहे हैं एनिमल्स का दूध बढ़ाने के लिए, उसमें भी कमी आती है। तो जो रिपीट ब्रीडिंग के कॉजेज़ हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। उसमें मतलब उसकी जो शुरुआत है वो इस बात से होती है कि हो सकता है आपने ईस्ट्रस को ठीक से डिटेक्ट ना किया हो, आपको नहीं पता चला हो कि एनिमल ईस्ट्रस में था, या जब आपको ईस्ट्रस का नहीं मालूम होगा, अंदाज़ा नहीं होगा, तो इंसेमिनेशन टाइम भी उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। सीमेन की क्वालिटी की वजह से कभी कभार, पुअर सीमन क्वालिटी की वजह से एनिमल कंसीव नहीं कर पाता, या इंसेमिनेशन टेक्निक ठीक नहीं है उस वजह से कंसीव नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, आपने स्ट्रेस को ठीक डिटेक्ट किया, इंसेमिनेशन टाइम ठीक रहा आपका, सीमेन क्वालिटी भी अच्छी थी, इंसेमिनेशन टेक्निक भी अच्छी थी, उसके बाद भी यूट्राइन इन्फेक्शंस होते हैं, जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन होते हैं, उनमें सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस एक बहुत ही बड़ा कॉज है। कोई भी आप मतलब रिसर्च पेपर देखें या किसी बुक में इस चीज़ को पढ़ें तो आपको ये नज़र आएगा कि सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस एक बड़ा कॉज है रिपीट ब्रीडिंग का। इसके बाद ओविडक्टल या ये कई एनाटमिकल जो डिफेक्ट्स होते हैं, यूट्राइन डिफेक्ट्स होते हैं,
उनके स्ट्रक्चर में किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है, जैसे मान लीजिए ओविडक्ट जो है उसकी पेटेंसी खत्म हो जाती है, मतलब जो वो एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है किसी वजह से, एडहेशंस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, एनओव्यूलेटरी हीट होती है। कई बार जब एनिमल बच्चा दे देता है तो उसके 50-60 दिन बाद तक भी एनिमल हीट में नहीं आता है, या हीट में आता भी है तो उसमें ओवुलेशन नहीं होता, ये डिलेड ओवुलेशन होता है, तो उसे एनोव्युलेटरी हीट कहते हैं, जिसमें ओवा नहीं निकलता है। oocyte अगर बन रही है तो उसकी क्वालिटी पुअर होती है, एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर होती है, ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स जैसा मैंने बताया कि उसकी ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, या एम्ब्रियो की क्वालिटी ठीक ना होने की वजह से एम्ब्रियोनिक डेथ भी हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस एनिमल के अंदर रहता है। सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस की वजह से एनिमल एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता है, तो इन सब की वजह से एनिमल बार बार हीट में आता है और वो कंसीव नहीं कर पाता है। तो यही सब चीज़ें रिपीट ब्रीडिंग को करती हैं, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से रिपीट ब्रीडिंग होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ टाइम बाद यही सब फर्टाइल काउज जो मतलब सारी जतन करने के बाद, सारा मैनेजमेंट ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद भी जो एनिमल कंसीव नहीं हो रहे थे वो अचानक से अपने आप ही कंसीव हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। अब क्या उनके अंदर चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मतलब मालूमात नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर ये देखा जाता है कि अगर हर्ड को प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें जो मेजर कॉजेज़ हैं रिपीट ब्रीडिंग के उन्हें समझना होगा। फार्मर को ये चाहिए कि वो उन्हें समझे, और जो मतलब प्रैक्टिसेस हैं, जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, और हर्ड्स में मतलब जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो वो लोग फॉलो करते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो अगर किया जाए, उन ट्रीटमेंट्स को फॉलो किया जाए, तो काफ़ी हद तक हम अ, ए इस प्रॉब्लम को, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और पहलू भी इसमें देखने को मिलता है कि कई बार हम सिर्फ काउस को ही कंसीडर करते हैं कि ये मतलब इनफर्टाइल है या फर्टिलिटी इसमें नहीं है, लेकिन बुल्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनके अंदर भी मतलब फर्टिलिटी कम हो जाती है बार बार उन्हें यूज़ करने से और सीमेन कलेक्ट करने से। स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, स्पर्म का नंबर कम हो जाता है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, या उसकी जो फ्रोज़न थॉट सीमेन क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। कुछ मतलब मान लीजिए अगर डाइल्यूएंट्स ठीक से नहीं मिलाए हैं, या एनिमल के लिबिडो कम है, लेमनेस है उसके अंदर, तो ये वाले फैक्टर्स भी कई बार इनफर्टिलिटी के लिए, सब फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो काऊ के फैक्टर हैं वो तो नज़र में रखे ही जाते हैं कि जिनकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होती है, और जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हार्मोनल ऑल्ट्रेशंस, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो गवर्न करते हैं, ख़ास तौर से प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है उसके उसके कम ज़्यादा होने से रिप्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। फॉलिकुलर डायनेमिक्स ठीक नहीं हो अगर इसी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, ओवुलेशन डिले हो जाता है, oocyte की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ये रिपीट ब्रीडर हीफर्स में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और डेयरी एनिमल्स के अंदर ख़ास तौर से जब एनिमल प्रोडक्शन में होता है तो जो हार्मोन्स प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं वो रिप्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं, क्योंकि नेचुरली ये माना जाता है कि दूध जो है वो बछड़े के लिए एनिमल प्रोड्यूस करता है, तो जितना ज़्यादा दूध वो प्रोड्यूस कर रहा है तो बॉडी को ये लगता है कि अभी हमारा जो एक बछड़ा पैदा हुआ है उसका ही पूरा ठीक से मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए, और दूसरा अभी मतलब रिप्रोडक्शन की तरफ से एनर्जी को और प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है प्रोडक्शन की तरफ, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तरीके से डोरमेंसी में चला जाता है। तो ये जो बातें हैं ये मतलब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स
हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी आप देखेंगे आगे इस लेक्चर को, तो कोशिश की गई है कि आपको ये बातें प्रॉपर तरीके से समझाई जाएं। इसमें फैक्टर्स, यही कहिए कि जो बातें हैं वो बहुत डीप हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उन्हीं बातों को डिस्कस किया जाएगा जो 80% प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम काम करते हैं। बाकी की जो 20% प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ऑन द स्पॉट देखा जाता है कि एनिमल के अंदर क्या कमी है। लेकिन अगर ये जो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे ट्रीटमेंट्स वगैरह, अगर आप इन्हें भी फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने यहाँ एनिमल्स में, अपने हर्ड में फर्टिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग को कम करके। तो अगर हमें इनफर्टिलिटी को समझना है, सब फर्टाइल काउस के जो बिहेवियर होता है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, अगर उसे समझना है तो हमें सबसे पहले फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनिमल के समझना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत जो होती है वो ईस्ट्रस साइकिल से होती है। हम ईस्ट्रस साइकिल को यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल जो पैटर्न है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एनिमल इनफर्टिलिटी में चला जाता है। तो ईस्ट्रस साइकिल एक रिप्रोडक्टिव फिनोमेना है जिसमें एग्स को रिक्रूट किया जाता है oocyte पूल से ओवरी के अंदर, और वो वेरियस फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट विल अंडरगो। वो जो oocyte जिसे रिक्रूट किया गया है उसका डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से होता है, मतलब हार्मोन्स इसके डेवलपमेंट को करते हैं। होता क्या है कि ओवरी के अंदर जब बछिया पैदा होती है, फीमेल काफ पैदा होती है, उस टाइम ही ओवरी के अंदर एक बड़ा मतलब पूल होता है oocytes का, और जब हीफर की स्टेज में आता है एनिमल, एडल्ट होता है, उसके अंदर हार्मोन्स बनने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स oocyte पूल के अंदर से oocytes को निकालते हैं और उन्हें डेवलप कराते हैं। ये जो डेवलपिंग oocytes होती हैं, ये इन्हें फॉलिकल्स कहा जाता है, और इनकी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, जैसे पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, वो प्राइमरी फॉलिकल होती है, इसी तरीके से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और फिर फाइनल स्टेज में ग्रेफियन फॉलिकल या उसे फाइनल फॉलिकल कहा जाता है। कि उसके बाद फॉलिकल का मतलब है एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, फ्लूइड फील्ड कैविटीज होती हैं, और इनके अंदर जो फ्लूइड होता है, एक बीच में सेल होती है जो कि ओवम होता है या एग कह सकते हैं, और इसके चारों तरफ फ्लूइड भरा रहता है और कुछ और सेल्स भी होती हैं। तो ये जब पूरी तरीके से पक जाता है ये वाली फॉलिकल, तो इसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। अब क्योंकि जो पार्ट होता है स्ट्रेस साइकिल का जिसमें फॉलिकल्स डेवलप होती हैं और मैच्योर होके ओवम को रिलीज करती हैं, उस पार्ट को फॉलिकुलर फेज कहा जाता है स्ट्रेस साइकिल का। और ये फॉलिकल्स जब रप्चर हो जाती हैं तो ये फॉलिकल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, अंडा तो इसमें से निकल जाता है, एग निकल के बाहर चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में चला जाता है, लेकिन जो बाकी बड़ा बचा स्ट्रक्चर होता है, सेल्स वगैरह होती हैं, वो कॉर्पस लूटियम में ट्रांसफर हो जाती हैं। एक येलो स्ट्रक्चर होता है और ओवरी के ऊपर ये विजिबल रहता है। तो कॉर्पस लूटियम प्राइम स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा या उसकी एक्टिविटी कम होगी, वो ठीक से काम नहीं करेगा, उसकी सेल्स वीक होंगी, एक्टिव नहीं होंगी, तो प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी, प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, एनिमल अबॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम का हेल्दी होना, टाइमली बनना, उसके अंदर से प्रॉपर हार्मोन्स का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो कॉर्पस लूटियम होता है यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब जो स्पर्म आपने मेटिंग कराई टाइम से, उसका एम्ब्रियो बना और वो आके इम्प्लांट हो गया, तो ये कॉर्पस लूटियम बना रहता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अदरवाइज अगर स्पर्म आके oocyte को, जो वो ओवम निकला है, ओविडक्ट में आया है, उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, एम्ब्रियो नहीं बनता, तो ये कॉर्पस लूटियम रिग्रेशन में चला जाता है। तो ये कॉर्पस लूटियम का जो फेज होता है इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो दो फेज होते हैं ईस्टर साइकिल में, जो
हार्मोन से गवर्न होते हैं। एक फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल्स बनती हैं, अंडा निकलता है, उसके अंदर से एग निकलता है जिसे ओवम कहा जाता है, और ओवम निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उससे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं और वो लूटियल फेज कहलाता है। तो ये जो दोनों फेजेस होते हैं ये स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव हार्मोन से गवर्न होते हैं और वही इन्हें कंट्रोल करते हैं। फॉलिकुलर फेज के अंदर FSH डोमिनेट करता है। FSH एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जो लूटियल फेज होता है ये LH हार्मोन से गवर्न होता है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं जो कि ब्रेन का पार्ट होती है। ये कहिए कि ब्रेन के जस्ट नीचे लोकेटेड होती है, और इन दोनों का जो रिलीज है पिट्यूटरी ग्लैंड से ये GnRH कंट्रोल करता है, और GnRH हाइपोथैलेमस में से निकलता है। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का, अपर ब्रेन का पार्ट होता है, मतलब उससे ऊपर स्ट्रक्चर ये लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस। वहां से GnRH निकल कर आता है। GnRH FSH और LH के रिलीज को गवर्न करता है, उनका रिलीज करवाता है। जब FSH और LH निकल के आते हैं, अगर फॉलिकल डेवलप हो रही है तो FSH अपना काम करता है, फॉलिकल को ग्रो करवाता है, ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज में लेकर आता है, और जब ये पूरी तरीके से ग्राफियन फॉलिकल पक जाती है तब LH का काम शुरू होता है, और LH उसे ग्राफियन फॉलिकल को एक तरीके से रप्चर करवा के जो उसके अंदर की सेल्स होती हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देता है ल्यूटियल सेल्स में। फॉलिकुलर सेल्स ल्यूटियल सेल्स में बदल जाती हैं, और ल्यूटियल सेल्स फिर अपना काम शुरू करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं, और वो प्रोजेस्टेरॉन फिर मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। तो इस तरीके से एक मोटे तौर पर जो प्रेगनेंसी है वो एस्टेब्लिश होती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस पैटर्न पर काम करता है। FSH ग्रोइंग फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, और वो ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। वो एस्ट्रोजन फिर ब्रेन की तरफ जाता है पिट्यूटरी में, वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक क्रिएट करता है और ज़्यादा FSH निकालता है। तो ज़्यादा FSH फिर ब्लड में आता है। तो ये साइकिल चलती रहती है जब तक FSH मतलब फॉलिकल को इतना बड़ा नहीं कर देता कि वो उसे रप्चर करा सके, मतलब वो रप्चर होने की स्टेज में आ जाए जिसके अंदर से ओवम निकलेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ईस्ट्रस बिहेवियर के लिए, और ये काउस को प्रिपेयर करता है हीट के लिए। मतलब जब एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ती है और एक अच्छे लेवल पर, थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाती है, तो एनिमल मेटिंग के साइन शो करता है। मतलब वो सेक्सुअली जो उसका पार्टनर होता है उसे रिसीव करने के लिए तैयार होता है, मतलब उसकी जो रिसेप्टिविटी होती है मेल्स की उसे लेने के लिए तैयार होता है। तो ये जो काम होता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। और दूसरा काम ये होता है इसका कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अंदर उन्हें बढ़ाता है, जिससे स्पर्म मूवमेंट में हेल्प मिलती है। तो दो काम एस्ट्रोजन के मेनली होते हैं, वैसे और भी काम होते हैं इसके, लेकिन दो काम ये हैं कि एक तो ये हीट में एनिमल को लेकर आता है, तो एनिमल रिसेप्टिव हो जाता है मेल के लिए, या फिर AI के लिए। आप जब वो हीट में आता है तभी आप उसे AI करते हैं। तो एक तो ये साइन हो गया एस्ट्रोजन का। दूसरा ये है कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, जिससे स्पर्म के मूवमेंट में और ओविडक्ट तक पहुंचने में स्पर्म्स को हेल्प मिलती है। अगर ये फैक्टर काम नहीं करेगा तो स्पर्म यूट्रस तक या ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उससे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो प्रॉपर एस्ट्रोजन का निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ग्रोइंग फॉलिकल से FSH के ज़रिए से निकलता है। तो एस्ट्रोजन के बाद जब फॉलिकल अपने फाइनल स्टेज में डेवलपमेंट के पहुंच जाती हैं, LH निकलना शुरू होता है। LH तो पहले भी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका एम्पलीट्यूड, इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है रिलीज होने की, और ये फाइनल स्टेजेस में ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कराता है, इसे रप्चर करता है, और उसके अंदर से ओवम निकल आता है, जैसे कि पहले बताया मैंने अभी आपको। और ये मॉलिक्यूलर बिहेवियर चेंज कर देता है फॉलिकुलर सेल्स का, और इस चेंज हुए बिहेवियर को ल्यूटिनाइजेशन कहा जाता है। फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, जो पहले एस्ट्रोजन बना रही थी, वो ल्यूटिनाइज होके ल्यूटियल सेल्स बन जाती हैं, और फिर अब यही सेल्स प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगती हैं। अब ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को,
और फॉलिकुलर एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बार जब एग निकल गया तो वो फर्टिलाइज होने के लिए ही निकला है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो तो उसे स्पर्म मतलब जाकर उसका एम्ब्रियो बना देता है। स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। तो जाहिर सी बात है अब दूसरी फॉलिकल को बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ओवम फर्टिलाइज हो चुका है और प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई है तो दूसरी फॉलिकल को अब बढ़ने की, डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोजेस्टेरोन फॉलिकुलर एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, फॉलिकल्स डेवलपमेंट रुक जाता है जब तक सीएल प्रेजेंट होता है। अगर प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हुई है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो सीएल अपने आप ही रिग्रेस होने लगता है और जैसे जैसे रिग्रेस होता है प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन डाउन आती है तो फिर फॉलिकुलर एक्टिविटी अपना वो दिखाने लगती है, फॉलिकल्स डेवलप होने लगती हैं और फिर वही साइकिल एलएच का जो रोल है वो कम हो जाता है, एफएसएच का रोल बढ़ जाता है, फॉलिकल फिर बनने लगती है, फिर दोबारा वही साइकिल चलती है। मतलब फॉलिकल बड़ी होगी, वहाँ पर उस स्टेज तक पहुंचेगी ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज तक, वहाँ पे रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद फिर दोबारा से सीएल बना लेगी। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। अब यही पॉइंट है इम्पोर्टेंट इसे समझने के लिए जहाँ से रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज शुरू होती हैं। अब होता क्या है कि कोई भी फैक्टर इसमें से डिरेल हो सकता है। अभी जो हमने डिस्कस किया ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न था स्ट्रेस साइकिल का, जिसमें जिसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर काम ठीक से ना करे तो फर्टिलिटी एनिमल की इम्पैक्ट होती है। मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुई, डोमिनेंट हो गई, एक स्टेज तक पहुंच गई, लेकिन रप्चर नहीं हो पाई। क्यों नहीं रप्चर हुई? क्योंकि इनसफिशिएंट एलएच ब्लड में था। एलएच जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन था वो पिट्यूटरी से इतना नहीं आ पाया किसी वजह से जितना आना चाहिए था, वो कम क्वांटिटी में आया तो उसने फॉलिकल को रप्चर नहीं किया, लेकिन जो उसके अंदर की कुछ सेल्स थी, फॉलिकुलर सेल्स थी, उनका ल्यूटनाइजेशन कर दिया, है ना। लेकिन ओवम उसमें से रिलीज नहीं हो पाया। तो ये क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में हम इसे कहेंगे एनओव्यूलेटरी स्ट्रेस में एनिमल चला जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी इसमें देखने को मिलती हैं। अगर लो एलएच है, एलएच की क्वांटिटी लो है ब्लड के अंदर किसी भी वजह से, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होंगी और जो भी कुछ बचेगा वो फॉलिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर उसमें बचा रहेगा जो लगातार एस्ट्रोजन रिलीज करता रहेगा। तो इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। तो अगर एलएच इनसफिशिएंट है, मतलब कम है लेकिन इतना कम नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में निकल रहा है, तो वो क्या करता है कि वो ओवम को तो रिलीज नहीं करा पाता, फॉलिकल को रप्चर नहीं करता, लेकिन जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनका ल्यूटनाइजेशन कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस प्रोजेस्टेरोन तो निकलने लगता है, ऐसा लगता है कि एनिमल प्रेग्नेंट हो गया, लेकिन क्योंकि ओवम ही नहीं निकला होता है तो वो कंडीशन क्या होती है, पीसीओडी में चला जाता है एनिमल और वो ल्यूटियल सिस्ट बन जाती है। ल्यूटियल सिस्ट ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट जो बनती हैं एनिमल्स के अंदर, उनका यही रीज़न होता है कि एनिमल की जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस किसी वजह से हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 4 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं रिपीट ब्रीडर काउज़ में, और उन्हीं की वजह से मतलब रिपीट ब्रीडिंग होती है या एनिमल इनफर्टिलिटी में चला जाता है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इन्फेक्शन की, यूट्राइन इन्फेक्शन, या जिसे एंडोमेट्राइटिस भी कहते हैं। इसमें एक मेजर प्रॉब्लम होती है सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस का मतलब है कि जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसका इन्फेक्शन होता है। अगर वो विजिबल इन्फेक्शन है, एनिमल को बुखार आ रहा है या कुछ व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है उसके यूट्रस में से वजाइना के ज़रिए, तो वो हमें दिख जाता है। या फिर सूजन होती है, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो दिख जाती है। लेकिन सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस में ये जो सिम्पटम्स होते हैं, साइन्स होते हैं, ये नज़र नहीं आते हैं। इस वजह से उसे कॉम्बैट करना वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। तो सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस एक बहुत अहम और सबसे पहला कॉज़ होता है रिपीट ब्रीडिंग का। इसके अलावा ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो ओवुलेशन होता है जिसकी हमने अभी बात की स्ट्रेस साइकिल में, जो एग निकल के बाहर आता है, ओवम जिसे क्या कहा जाता है या oocyte जिसे हम कहते हैं, तो वो
ठीक से मतलब नहीं निकल पाता है, उसकी हैचिंग नहीं हो पाती है ग्राफियन फॉलिकल में से। और साथ-साथ ये भी होता है कि उसकी क्वालिटी भी कई बार खराब होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से फर्टिलाइज़ नहीं करता और अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो नहीं बनता। तीसरी चीज़ होती है जो कॉर्पस लूटियम, जिसका ज़िक्र अभी हमने किया था, वो ठीक से नहीं बन पाता, ल्यूटियल इनसफिशिएंसी होती है, प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो ठीक क्वांटिटी में नहीं बन पाते या बहुत ज़्यादा बनते हैं या बहुत कम बनते हैं। तो उनकी सफिशिएंसी नहीं होती है, इनसफिशिएंसी होती है। और चौथा जो एक पॉइंट है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, पुअर मैनेजमेंट है, हीट स्ट्रेस है या क्राउडिंग ज़्यादा है, मान लीजिए या डिज़ीज़ प्रॉब्लम है, मक्खियाँ हैं फार्म में, मच्छर हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं और एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो ओवरऑल मैनेजमेंट में ही न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आ जाता है, ये जिससे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस ये वाली सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तो उन्हें हमें ठीक करना होता है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली, जिनकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग मतलब होती है, या ये कहिए कि ट्रीटमेंट इन्हीं 4 बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो सबसे पहले हम सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस को देखते हैं। वो एक बहुत मेजर कॉज़ है, मतलब 50% टाइम्स सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस ही होता है जो रिपीट ब्रीडिंग का एक रीज़न बनता है। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ईस्टर साइकिल हमने पढ़ ली, वो कॉजेज़ पढ़ लिए। अब जो सबसे अहम इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होती है, वो हम देखते हैं। देखिए, जो डेफ़िनेशन आपको शुरुआत में बताई थी, उसमें ये बताया था कि एनिमल शो करता है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाता 3 मेटिंग के बाद भी, 3 बार एआई कराने के बाद भी, लेकिन वो बज़ाहिर तौर पर बिल्कुल हेल्दी होता है, उसके अंदर कोई आपको कमी नज़र नहीं आएगी। क्लिनिकली वो बिल्कुल साउंड होता है, प्रोडक्शन उसका अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होता है। ईस्ट्रस भी उसमें जो पैटर्न है, टाइम से हीट में आता है एनिमल, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो इसका सबसे मेजर कॉज जो है, शुरुआती जो हम यहाँ पे बात करेंगे, वो करेंगे सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस की। तो सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस एक बहुत बड़ा कॉज है रिपीट ब्रीडिंग का। तो और ये सब क्लिनिकल का मतलब ये है कि जो बच्चादानी है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन बाहर से पता नहीं चल पाता। ना एनिमल को बुखार आता है उसमें, ना वो किसी तरीके से खाना कम करता है, ना ही उसका दूध कम होता है, लेकिन अंदर एक मतलब कम लेवल का इन्फेक्शन लगातार चलता रहता है, जो फार्मर भी नोटिस कर देते हैं, टेक्नीशियन जो होते हैं उन्हें भी नहीं समझ में आता है वो। लेकिन इसे पता लगाने के लिए जो पॉलीमॉर्फ मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती हैं, पीएमएन जिन्हें कहा जाता है, उन्हें देखा जाता है। सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस वाली जो काउज़ होती हैं उसमें पीएमएन सेल्स होती हैं, उन्हें देखा जाता है। इन्हें निकाला कैसे जाता है? साइटोब्रश टेक्निक होती है, ये लो वॉल्यूम फ्लशिंग के ज़रिए से इन सेल्स को अंदर से निकाला जाता है, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस काउज़ के अंदर से। पीएमएन क्या होती हैं? ये एक तरीके की इम्यून सेल्स होती हैं, और जब काविंग हो जाती है, काविंग के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होती हैं यूट्रस के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ से एक एनिमल या ये कहिए कि काफ निकल के आ रहा है, तो काफ़ी वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस इन्फेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इम्यून सिस्टम वहाँ पर पीएमएन की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसे काफ़ी बढ़ा देता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है काविंग के बाद, ये पीएमएन जो सेल्स होती हैं ये कम होती चली जाती हैं। तो इनका एक फ़िक्स थ्रेशोल्ड माना जाता है कि अगर जो सैंपल 20 से 33 दिन के अंदर लिए गए हैं, उनमें अगर 18% पीएमएन आपको दिखती हैं, तो ये सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस का साइन इसे माना जाता है। ये कहिए कि 34 से 47 दिन के बीच में अगर 10% पीएमएन आपको दिख रही हैं, तो इसका मतलब एनिमल को सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस है। तो यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है, तो वो जो एम्ब्रियो वहाँ पर ग्रो होने वाला है, जो नया इम्प्लांटेशन होने वाला है एम्ब्रियो का,
वो ठीक से नहीं हो पाएगा और उसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यूट्रस क्या है, वहाँ पर जो ग्रोइंग फीटस है, जहाँ पर काफ डेवलप होना है बच्चादानी के अंदर, तो उसमें एक तो फिज़िकल एकोमोडेशन देता है, उसके अलावा हार्मोनल सपोर्ट उसे मिलती है, उसे उसका फूड मिलता है ब्लड के ज़रिए से या यूट्राइन मिल्क के ज़रिए से शुरुआत में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुल मिला के आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इनका इंटरप्ले बहुत ज़रूरी होता है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। तो सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस एक तरीके का इन्फेक्शन है जिसे बाहर से देख के या हाथ से या किसी अल्ट्रासाउंड वगैरह से नहीं पता लगाया जा सकता। ये प्रॉपर पीएमएन को देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसकी फ्लशिंग की जाती है, पीएमएन को देखा जाता है, फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस एनिमल में है या नहीं है। अगर है, इसी वजह से कई बार एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस में कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इसे इन्फेक्शन को करते हैं? तो उसमें रिसर्चेस में देखा गया है कि प्रोटोबैक्टीरिया काफ़ी तादाद में देखे जाते हैं सब फर्टाइल काउज में, और ये वही बैक्टीरिया हैं जो र्यूमेन में भी होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ काविंग जब डिसबायोसिस होता है, एनिमल ठीक से खाता नहीं है और उसकी जो वॉल होती है इंटेस्टाइनल वॉल होती है, र्यूमेन वॉल होती है, उसमें कुछ लीकी गट सिंड्रोम के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से ये बैक्टीरिया ट्रैवल होके अक्सर यूट्रस तक आ जाते हैं। तो प्रोटोबैक्टीरिया के साथ साथ पोरफायरोमोनास, पास्चुरेलेसी, तो इन फैमिली के बैक्टीरिया भी रिपीट ब्रीडिंग काउज में देखने को मिलते हैं। और एक बहुत कॉमन इनहेबिटेंट होता है काउ की इंटेस्टाइन का, ये जहाँ पर काउज रहती हैं, बार्न का, ई तो ई कोलाई भी एक कॉमन बैक्टीरिया है जो कि रिपीट ब्रीडिंग काउज में जो सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस होती है उसमें ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट किया जाता है और ख़ास तौर से जो इंट्रायूट्राइन लवाज होते हैं या फिर इंट्रायूट्राइन जो एंटीबायोटिक होती हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पहले ट्रीटमेंट पहले भी किया जाता है और एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन भी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो स्पर्म्स के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं, उन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट वाले पार्ट में। इन्फेक्शन के अलावा एक और एरिया भी है जिसमें ये देखा गया है कि oocyte का जो डेवलपमेंट होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। रिपीट ब्रीडिंग जो काउज होती हैं, रिपीट ब्रीडर काउज होती हैं, उनके अंदर oocyte डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। तो उसमें ये देखा गया है कि जो फ्लूइड होता है oocytes का, जैसे बताया था कि वो फॉलिकल्स बनने लगती हैं, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल्स, फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स होती हैं ये। इनका जो फ्लूइड होता है उसी के अंदर कुछ कमी होती है रिपीट ब्रीडिंग काउज में। अब वो क्यों ऐसा होता है, ये इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी रिसर्चेज में अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि वो oocyte की क्वालिटी को काफ़ी कम कर देती हैं। ये माना जाता है कि एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसकी अगर सर्ज कम होती है, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कम निकल के आता है, तो वो एक इनअप्रोप्रिएट माइक्रो एनवायरनमेंट oocyte के लिए बनाता है, जिसकी वजह से oocyte की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है। और अक्सर एंडोमेट्राइटिस की या मेस्टाइटिस की वजह से जो एलपीएस होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे अभी मैंने बताया था कि लीकी गट सिंड्रोम हो जाता है, वहाँ से बैक्टीरिया रिस रिस के ब्लड में आते हैं और वो अलग अलग जगहों पे पहुँचते हैं, लीवर में जाते हैं, यूट्रस में जाते हैं, तो वो फॉलिकल के अंदर भी आ जाते हैं। वो बैक्टीरिया के जो पार्ट होते हैं जिन्हें लाइपोपोलिसैकेराइड्स कहा जाता है या इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फॉलिकुलर फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, जिससे ओवेरियन डिसफंक्शन और बढ़ जाता है और oocyte की क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। और जब oocyte की क्वालिटी ख़राब होती है तो वो फिर फर्टिलाइज भी ठीक से नहीं हो पाती है, एस्ट्राडियोल का कंसंट्रेशन प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। हार्मोनल डिफेक्ट्स के अलावा जैसे शुरुआत में भी बात की थी हमने कि जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, उसमें जो मेजर एक डिफेक्ट होता है वो ओविडक्टल डिफेक्ट होता है। मतलब जो कनेक्ट करती है ट्यूब ओवरी को यूट्रस से, जहाँ से ओवम निकल के मतलब जिस ट्यूब के ज़रिए से यूट्रस में पहुँचता है या जिस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ओविडक्ट कहते हैं उसे, वो
जो ट्यूब है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं। सबसे जो अहम या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो डिफेक्ट है वो है स्टेनोसिस या ओक्लूजन। वो बंद हो जाता है, मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से, सूजन की वजह से या एडहेशंस की वजह से। जैसा बताया था कि म्यूसिन निकलता है, म्यूसिन की वजह से, किसी भी वजह से वो बंद हो जाती है। और जब वो बंद हो जाती है तो ओवम उसके अंदर से यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है ना। ना oocyte और स्पर्मेटोजोआ जब मिलेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और एम्ब्रियो अगर बन भी गया, मान लीजिए किसी तरीके से स्पर्म वहां तक पहुंच जाता है, तो एम्ब्रियो वहां से निकल के आगे तक नहीं आ पाता उसके छोटे होने की वजह से। तो इससे काफी, मतलब ये चैलेंजिंग कंडीशन होती है एनिमल को कंसीव कराने को लेकर। तो इसमें भी प्रेगनेंसी डाउन हो जाती है, फिर वही एनिमल रिपीट ब्रीडिंग में चला जाता है। तो हमने अभी मोटे मोटे तौर पर 3 या 4 चीज़ों को देखा। एक तो इन्फेक्शन को देखा, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस का इन्फेक्शन होता है। इसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें जिसमें ट्यूब में स्टेनोसिस हो जाता है, पतली हो जाती है, या उसके अंदर ओक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से ओवम और स्पर्म उसमें मूव नहीं कर पाते, एम्ब्रियो मूव नहीं कर पाता, यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, और एनिमल प्रेगनेंसी में एनिमल की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है। तो एग्जैक्ट पाथवेज तो हमें नहीं पता है कि किन वजहों से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन ये माना जाता है कि जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है एनिमल का, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। oocyte की एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अबॉर्ट कर जाते हैं या वो वेस्ट हो जाते हैं। ओबेसिटी या मेल न्यूट्रिशन दोनों ही रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। देखा जाता है जो ओबेस एनिमल होते हैं उनके अंदर हार्मोनल प्रोडक्शन कम होता है। मेल न्यूट्रिशन एनिमल जो होते हैं, जिनकी खिलाई पिलाई अच्छी नहीं होती या न्यूट्रिशनल कोई कमी होती है, तो वो भी सब फर्टिलिटी देखी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि एनिमल जब भरपूर अपना प्रोडक्शन कर रहा है, खा पी रहा है ठीक, और अगर वो इनफर्टाइल है और थोड़ा टाइम के लिए हम उसे मिनरल मिक्सचर या विटामिन प्रीमिक्स का सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो वो हीट में आ जाता है और कई बार कंसीव भी कर जाता है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या करता है, मेजर मतलब तौर पे जो रिसर्चेज में जो चीज़ देखी गई है उसमें ये देखा गया है कि इंसुलिन लेवल को और जो दूसरे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं उन्हें, उनकी कंसंट्रेशन को, उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करता है, जिससे फॉलिकुलर डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है, वो अच्छा होता है। स्टेरॉइडोजेनेसिस अच्छी होती है इंसुलिन के लेवल की या इंसुलिन के काम करने की वजह से। और oocyte मैचुरेशन टाइम से होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें जब सही होती हैं, न्यूट्रिशन अगर हम सही दे रहे हैं एनिमल को, उसकी एनर्जी लेवल सही है, तो आरबीसी का जो सिंड्रोम है, रिपीट ब्रीडिंग काउ सिंड्रोम जो है, वो डाउन हो जाता है। और ये हमने वैसे भी देखा है कि निगेटिव एनर्जी बैलेंस जो है वो बहुत ही पॉजिटिवली कोरिलेटेड है रिपीट ब्रीडिंग के साथ। तो शुरुआती दौर में ही अगर निगेटिव एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम, और निगेटिव एनर्जी बैलेंस बेसिकली इंसुलिन के जो काम करने को ही बिगाड़ता है, उससे ही उसके सिस्टम को इंसुलिन के काम करने को कम कर देता है, जिसकी वजह से मोटे तौर पर रिपीट ब्रीडिंग काउस में का सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए अगर हम इंसुलिन के फंक्शनिंग को अगर इम्प्रूव कर पाते हैं किसी तरह से, तो वो फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो इंसुलिन को एज अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ किया जाता है रिप्रोडक्टिव फेलियर्स को, मतलब ओवरकम करने के लिए, रिपीट ब्रीडिंग को कम करने के लिए। तो ये इंट्राफोलिकुलर पेरिफेरल जो आईजीएफ होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनका लेवल बढ़ाते हैं ये मतलब इंसुलिन की जो थेरेपी होती है। तो और भी जो मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है वो इंसुलिन को इम्पैक्ट करता है, क्रोमियम है वो इंसुलिन को इम्पैक्ट करता है। तो अगर उनका भी इम्प्रूवमेंट हम लेकर आते हैं, उसमें अपने डाइट में मिलाते हैं एनिमल की, तो वो भी फर्टिलिटी के हीट
के साइंस के कंसेप्शन को बढ़ाने में वो काम आता है, वो देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो कि N3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या जिसे ओमेगा फैटी एसिड्स कहते हैं, फिश ऑयल में जो मिलता है हमें, वो काफ़ी फ़ायदेमंद देखा गया है और रिकमेंड किया जाता है इन रिपीट ब्रीडिंग काउज के सिंड्रोम को कम करने में। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और एंटी ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, और यूट्राइन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और रिपीट ब्रीडिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। तो इंसुलिन से जुड़ा हुआ ही ये वाला जो फैक्टर होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का, जो पेरीपार्टम पीरियड में बढ़ने लगता है, जब बछड़ा पैदा होने वाला होता है उस टाइम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बढ़ने लगता है कम ड्राई मैटर इनटेक की वजह से, और ये लगभग 2 महीने बाद तक बना रहता है जब एनिमल की काविंग हो जाती है। इस बीच अगर कीटोसिस हो जाती है या नेफा का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एनिमल के अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आने लगती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को एनिमल्स की। तो या तो मतलब एनिमल हीट में ही नहीं आएगा, हीट में आएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, एनोवुलेटरी हीट शो करेगा काफ़ी टाइम तक, और एनोवुलेटरी हीट की वजह से काफ़ी एनिमल रिपीट ब्रीडिंग में देखे जाते हैं। तो अब हमने अभी तक 3-4 पॉइंट पढ़े हैं, मतलब जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होती है मोटे तौर पर, और उनके सब पॉइंट्स भी देखे, जैसे सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, oocyte की क्वालिटी ठीक नहीं होती है अलग अलग वजहों से, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जो फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, वो ब्लॉक हो जाती है, या न्यूट्रिशनल रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अब एक अहम पॉइंट और आता है, वो है लूटियल इनसफिशिएंसी का। लूटियल इनसफिशिएंसी का मतलब है कि जो कॉर्पस लूटियम है वो ठीक से प्रोजेस्टेरोन को नहीं बना पाता है, और प्रोजेस्टेरोन जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। तो वहाँ पर उसकी वजह से जो ईस्ट्राडियोल है या ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो ओवुलेशन के अराउंड उनके हायर लेवल होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, जिससे ल्यूटियल डिसफंक्शन होता है, और एम्ब्रियोज और यूट्राइन एनवायरनमेंट के बीच में एक एसिंक्रोनी होती है, एक तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से एनिमल प्रेग्नेंट होते होते रह जाता है, या अगर प्रेग्नेंट होता है तो वो अर्ली अबॉर्ट कर जाता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि जो फॉलिकल है वो ठीक से डेवलप हो सके, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे आना प्रोजेस्टेरोन का ज़रूरी होता है ताकि फॉलिकल डेवलप हो सके। अगर प्रोजेस्टेरोन रहता है, मतलब मान लीजिए पुराना जो कॉर्पस लुटियम था उसके कुछ मतलब वो कुछ बचा हुआ है, अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, और दूसरी फॉलिकल डेवलप होनी शुरू हो गई है, तो वो प्रोजेस्टेरोन दूसरी फॉलिकल को का डेवलपमेंट को डिले करता है, और कई बार उसमें से ओवुलेशन हो भी नहीं पाता है प्रोजेस्टेरोन के प्रेजेंस की वजह से। तो ऐसे में परसिस्टेंट फॉलिकल्स बनती हैं, जिसे पीसीओडी भी कहा जाता है। वो सिस्ट बन जाती हैं, परसिस्टेंटली वो मतलब वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं ओवरी के अंदर, और सब फंक्शनल सीएल की वजह से, मतलब जो सीएल पहले से बना हुआ है वो तो ठीक से काम कर नहीं रहा है, मतलब वो ठीक से डाउन नहीं हुआ, और दूसरा सीएल बन नहीं पाता है, मतलब ओवुलेशन नहीं होता तो दूसरा सीएल भी नहीं बन पाता है। तो प्रोजेस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी मतलब इतनी नहीं होती कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके, लेकिन इतनी होती है कि वो सारे सिस्टम को, स्ट्रेस साइकिल को, ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, तो ये मोटी-मोटी बात है यहाँ पर, मतलब आपके समझने वाली, फार्मर लेवल पर समझने वाली। अदरवाइज़ इसका जो डीप एनालिसिस है वो बहुत मतलब अंदर तक जाती हैं चीज़ें मॉलिक्यूलर लेवल पर। लेकिन इतना आप समझ लें कि इनसफिशिएंसी का मतलब, ल्यूटियल इनसफिशिएंसी का मतलब कि कॉर्पस लुटियम ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और एम्ब्रियो नहीं बन पाता और एनिमल रिपीट ब्रीडिंग शो करता है। अगर ब्लड में इसके अमाउंट की बात की जाए, प्रोजेस्टेरोन के अमाउंट की, तो 8वें दिन तक भी, ओवुलेशन के बाद 8वें दिन तक भी ये 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम इसकी कंसंट्रेशन रहती है, जिसकी वजह से और जिन एनिमल में ये
कंसंट्रेशन 2 नैनोग्राम पर ml से कम होती है, वो रिपीट ब्रीडिंग एनिमल वो शो करते हैं। इसके अलावा बीटा एंडोर्फिन्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, और फ्री रेडिकल्स होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जिन्हें कहा जाता है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में निकलते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ ये भी निगेटिवली सीएल के फंक्शन को इफेक्ट करते हैं और सीएल काम ठीक से नहीं कर पाता है। तो अब हम उस अप्रोच की और ट्रीटमेंट की बात करेंगे जिसको अप्लाई करके हम रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक अपने फार्म में कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वही बात दोहराई मतलब जा रही है कि जब तक एनिमल प्रॉपरली रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल नहीं होगा, टाइम से बच्चा नहीं देगा, टाइम से काविंग नहीं होगी, तो वो एक टाइम आएगा कि उसका दूध कम होता चला जाएगा और वो एनिमल हमारे फार्म के काम का नहीं रहेगा। पहली काविंग से दूसरी काविंग के बीच में जितना गैप होगा, मतलब मिनिमम 1 साल का 13 या 14 महीने का गैप होता है, और वो होना भी चाहिए उसे प्रॉपर उसकी सेहत बनाए रखने के लिए, उससे ऑप्टिमम दूध लेने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा अगर वो गैप बढ़ता चला जाता है तो एनिमल की फर्टिलिटी उतनी ही कम हो जाती है और उससे जो प्रॉफिट हमें जनरेट हो रहा होता है फार्म के लिए, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ट्रीटमेंट इन्हीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के हम करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है या थेरेपी होती है जब रिपीट ब्रीडिंग हो रही हो, तो वो होती है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन में हम अच्छी क्वालिटी का चिलेटेड मिनरल मिक्सचर एनिमल को प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो भी मिनरल मिक्सचर आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लीजिए, और जितनी डोज उसकी लेबल पर लिखी हुई है, शुरू के 1 हफ्ते जब आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो अपने एनिमल का, शुरू के 1 हफ्ते से 10 दिन तक, 7 से 10 दिन तक डबल डोज में उस मिनरल मिक्सचर को अपने एनिमल को दीजिए। उसके बाद महीना, 1.5 महीना जो सिंगल डोज है, जो लेबल पर लिखी हुई है, उतने डोज को एनिमल को दीजिए। खास तौर से इस बात को इंश्योर करें कि आपका जो मिनरल मिक्सचर है उसके अंदर क्रोमियम पिकोलिनेट की फॉर्म में या प्रोपियोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो क्रोमियम से ये देखा गया है कि जो रिपीट ब्रीडिंग के केसेस होते हैं उसमें एनिमल की फर्टिलिटी बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला काम है हमें कि न्यूट्रिशन में हमें उसे मिनरल मिक्सचर देना है। भले ही आप जो उसे दाना या कंसनट्रेट खिला रहे हो उसमें मिनरल मिक्सचर ऑलरेडी हो, लेकिन आपको अलग से उसे सप्लीमेंट करना है। दूसरा पॉइंट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होते हैं, इन्हें देना भी ज़रूरी होता है, और ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब इन चीज़ों का सप्लीमेंट करते हैं हम, तो वो एनिमल जल्दी हीट में आता है। तो फिश ऑयल सबसे अच्छा एक सप्लीमेंट होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का, खास तौर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसमें डीएचए और ईपीए होता है। वो एनिमल को अंदर से जाके, मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है, और मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो ये वैसे तो ग्रेन्स में होते हैं, लेकिन कम इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फ़िश ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 50 ml के करीब फ़िश ऑयल आप अपने एनिमल को फ़ीड में मिलाकर या किसी भी तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा इसके कैप्सूल्स भी आते हैं जो ह्यूमन्स में इस्तेमाल होते हैं, तो उन कैप्सूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 5 कैप्सूल जो ह्यूमन वाली डोज़ आती है, एक कैप्सूल ह्यूमन की डोज़ होती है, वो 5 कैप्सूल आप अपने एनिमल को, 5 से 6, 7 कैप्सूल एक एनिमल को आप अपने दे सकते हैं डेली, कम से कम 15 दिन के लिए। और आजकल कुछ सप्लीमेंट भी आ गए हैं, वेटनरी में मिलते हैं वो सप्लीमेंट्स, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा एक अहम मतलब पॉइंट होता है, या ये कहिए कि सप्लीमेंट है, वो है अलसी। जो अलसी के बीज होते हैं या अलसी के सीड होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी डीएचए और ईपीए को देखा गया है, और अलसी खिलाने से भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एनिमल तक पहुंच सकते हैं। तो 2 बातें हो गई, एक तो मिनरल मिक्सचर, दूसरा अलसी। ये कहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल या जो भी आपको वहाँ पर मिले। तो सबसे अव्वल जो है इसमें सबसे अहम या इम्पोर्टेंट उसे कहें तो फिश ऑयल अगर मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है। अगर ये ना मिल पाए तो ह्यूमन वाले जो कैप्सूल आते हैं
वो भी ना मिलें तो फिर हम अलसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलसी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 100 ग्राम के करीब 150 ग्राम 200 ग्राम तक एक एनिमल को एक दिन में दी जा सकती है। लगभग 15 दिन के लिए वो दी जाती है। फिर आती है बात एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई और सेलेनियम। तो विटामिन ई और सेलेनियम का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। कम से कम अगर आपके पास 10% वाला विटामिन ई सेलेनियम है तो वो 50 ग्राम एक एनिमल को देना चाहिए और लगभग उसे भी 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू रखना चाहिए। उससे ज़्यादा भी अगर रखें तो और अच्छा है। और ख़ासकर अगर एनिमल समर स्ट्रेस में है, हीट स्ट्रेस में है या कोल्ड स्ट्रेस में है, किसी तरीके का भी अगर उसे स्ट्रेस है एनिमल को, तो उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर आता है नंबर विटामिन ए का। विटामिन ए जो है वो एपिथेलियल इंटीग्रिटी, एपिथेलियल हेल्थ को मेंटेन करता है और जो ओवम निकल के आ रहा है ओवरी के अंदर से, जो स्पर्म्स हैं, ये भी एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट होते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। तो अगर आप विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन करते हैं, एक एनिमल को कम से कम 1 लाख आईयू विटामिन ए एक दिन में पहुंचना चाहिए नॉर्मली। तो अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी है, आप उसे रिपीट ब्रीडिंग के लिए ट्रीट कर रहे हैं, तो एक हफ्ते तक कम से कम 4 से 5 लाख आईयू विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन अपने एनिमल में आपको करना चाहिए। इसके बाद आता है नंबर ह्यूमन हेल्थ का। जैसे कि पीछे अभी बताया लेक्चर में कि जब काविंग का टाइम होता है तो ह्यूमन के अंदर काफ़ी मतलब हलचल मचती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो मरते हैं उनका उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और एलपीएस लीकी गट होने की वजह से ब्लड में आने लगता है और वो फिर अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है और एनिमल को बीमार भी करता है। तो एट द टाइम ऑफ काविंग बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं, मेट्राइटिस के केसेस, मेस्टाइटिस के केसेस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से र्यूमेन की हेल्थ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ज़रूरी होता है कि हम एनिमल को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट करें। तो जो भी प्रोबायोटिक हैं, जैसे बेसिलस वगैरह बहुत अच्छा काम करते हैं एट द टाइम ऑफ काविंग, या ईस्ट है, ईस्ट मेटाबोलाइट्स हैं। तो ईस्ट ईस्ट मेटाबोलाइट्स जो हैं उन्हें भी देखा गया है कि वो मतलब गट इंटीग्रिटी को भी बना के रखते हैं और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को भी कम करने में हेल्प करते हैं। जो लेक्टिन्स वगैरह होते हैं उनसे बाइंड कर जाते हैं ये, और कोलोनाइजेशन इंटेस्टाइन में मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया का नहीं होने देते हैं। तो ये प्रोबायोटिक भी देने चाहिए जब हम इसका रिपीट ब्रीडिंग का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। फिर आती है बात नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब बॉडी के अंदर एनर्जी कम होने लगती है तो बॉडी अपने अंदर के फैट को मोबिलाइज करती है, जिसे नेफा कहते हैं, और वो नेफा की वजह से जब फैट ज़्यादा बढ़ जाता है पेरिफेरल ब्लड में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है। और इंसुलिन अगर ठीक से काम नहीं करता और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी काम नहीं करते हैं तो ओवुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। अगर ओवुलेशन एक तो होता नहीं है, एनिमल साइलेंट हीट में चला जाता है, और अगर ओवुलेशन हो भी गया तो वो सर्वाइव करना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ग्रोथ और डेवलपमेंट oocyte का उस हिसाब से नहीं होता, एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता और फर्टिलिटी उसकी हैम्पर होती है, कम हो जाती है। तो हमें ज़रूरी ये रहता है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ना क्रिएट होने दें। इसके लिए सबसे अहम बात यही होती है कि हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को रोकें। तो एट द टाइम ऑफ काविंग उसकी फीडिंग अच्छे से करें। जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, क्योंकि एनिमल का ड्राई मैटर इनटेक कम होने लगता है एट द टाइम ऑफ काविंग, तो वहाँ पर हमें एनिमल को बाईपास फैट से सप्लीमेंट करना चाहिए और ग्रेन रिच राशन देते हैं। हालांकि ग्रेन अंदर जाके लैक्टिक एसिडोसिस करती है, रूमेन की पीएच को डाउन कर देती है, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स अपनाने चाहिए। जैसे बफर्स है, सोडा दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह देते हैं, जिससे बफरिंग होती है और मतलब ग्रेन का ठीक से डाइजेशन होता है और साथ साथ बाईपास फैट भी दिया जाता है। तो 2% 3% तक भी बाईपास फैट कंसनट्रेट का हमें देना चाहिए। और कंसनट्रेट जो हम दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा आप अलग से सप्लीमेंटेशन करें, 200 ग्राम 300 ग्राम तक बाईपास फैट हमें देना चाहिए। और खासकर कोशिश करें जो कैल्शियम वाला बाईपास कैल्शियम सॉल्ट वाला बाईपास फैट होता है
उसे दें। उससे कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी एनिमल की पूरी होती है और उसका डाइजेशन, उसकी बाईपास वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है। तो इस टाइप से फीडिंग करके हम एनिमल का नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को अगर डाउन करते हैं तो तब भी एनिमल की फर्टिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर बात आती है एंडोमेट्राइटिस की, इन्फेक्शन की, जो हम काफ़ी देख चुके हैं अभी अपने लेक्चर में। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एंटीबायोटिक जो आपके यहाँ मतलब टेक्नीशियन आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वो जिस टाइप का भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी होती है उसी हिसाब से किया जाता है। लेकिन कोशिश ये करें कि एंटीबायोग्राम जो होता है अपने यहाँ मतलब यूट्रस का एक कल्चर करवाएं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है, और उस हिसाब से एंटीबायोटिक यूज़ करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये मेट्रीसेफ करके एक दवाई आती है एमएसडी की, वो काफ़ी अच्छा काम करती है और वो नॉन स्पर्मिसाइडल एंटीबायोटिक है। इंसेमिनेशन के बाद भी या साथ-साथ भी उसे हम दे सकते। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अगर आपको करना है और आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करवा सकते हैं तो जेंटामाइसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा 200 से 400 मिलीग्राम जेंटामाइसिन 16 ml सेलाइन में मिलाकर यूट्रस में डाल दिया जाता है, जिससे तो ये दो जब डबल थेरेपी करते हैं इस टाइप की 5 दिन के लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं और इससे जो सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि जो ओविडक्टल जो ब्लॉकेज होता है, अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है तो वो भी कम हो जाता है और ओविडक्ट की पेटेंसी भी इससे ठीक हो जाती है। फिर इन्फेक्शन के बाद मतलब जेंटामाइसिन दे सकते हैं, मेट्रीसेफ दे सकते हैं, ये दो तो सेफ मानी जाती हैं और प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो डॉक्टर आपको बताएं वहाँ पर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेजर हमारा मकसद यही होता है कि हम इन्फेक्शन को अंदर से ख़त्म करें, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस को ख़त्म करें, जिससे एनिमल फिर फर्टिलिटी में आ जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये काफ़ी हद तक काम करता है और रिपीट ब्रीडिंग एनिमल में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक और बात हमने डिस्कस की थी वो थी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की, कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एट द टाइम ऑफ मतलब जो एस्ट्रोजन कराता है जिससे स्पर्म मूव करता है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्रॉनिक हो मतलब यूट्रस के अंदर होती ही रहे तो ये काफ़ी नुकसानदेह होती है। मतलब क्योंकि वो एम्ब्रियो को उससे वॉल से मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, वो चिपकने नहीं देगी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और वो हेल्दी नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरोन का क्या मकसद है? यही तो है ना कि वो यूट्राइन वॉल को मेंटेन करता है और कॉन्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर देता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, अपने आप को सिकोड़ता रहेगा यूट्रस, तो उसमें प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ रिसर्चेज़ में ये देखा गया है कि स्कोपोलामीन करके एक इंजेक्शन आता है, एक दवाई आती है, उसे अगर लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ एआई, मतलब जब आप एआई करने वाले हों उससे 12 घंटे पहले अगर आप इसे लगाता है, काम कर देता है। तो इससे देखा गया है कि रिपीट ब्रीडिंग काउज़ में जो कंसेप्शन रेट है वो 80% तक बढ़ गया, उनके मुकाबले, उन गायों के मुकाबले जिसमें ये दवाई इस्तेमाल नहीं हुई थी, जिनमें 25% ही रहा कंसेप्शन रेट। इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बार क्या होता है कि अंदर म्यूकस बनने लगता है, जो यूट्राइन वॉल होती है वो उसमें म्यूकस बनने लगता है और म्यूकस की एंटी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो भी चीज़ वहाँ पर आ रही है और जैसे एम्ब्रियो आ रहा है तो वो एम्ब्रियो को वॉल से अटैच नहीं होने देगी, स्टिक नहीं होने देगी, चिपकने नहीं देगी। तो म्यूकस को हटाना या कम करना भी ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ एआई, या जब मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जब हम एनिमल को कंसेप्शन कराने वाले हैं। तो ये म्यूकस मेनली इन्फेक्शन की वजह से ही बनता है। तो इसके लिए एसिटाइल सिस्टीन करके एक दवाई आती है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 600 mg एसिटाइल सिस्टीन को 50 ml डिस्टिल वाटर में मिला के इंट्रायूट्राइन डाल देते हैं, इससे भी कंसेप्शन रेट बढ़ते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जैसा बताया कि विटामिन ई, विटामिन ए अगर आप ओरली दे रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं
तो उसके साथ-साथ विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड इंट्रायूटेराइन इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो इनका एक डबल इफ़ेक्ट एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और जो आरओएस या फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनकी वजह से यूटेराइन हेल्थ ठीक नहीं रहती और रिपीट ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है, उसमें कमी देखने को तो अब बात आती है ओवुलेशन इंडक्शन की। जैसा कि पहले ज़िक्र किया जा चुका है इस बात का कि oocyte की क्वालिटी कभी-कभार अच्छी नहीं होती है, बल्कि ये कहें कि अक्सर अच्छी नहीं होती है। उसकी वजह ये होती है कि या तो डिलेड ओवुलेशन होता है या इन्हेरेंटली जैसे एलपीएस फॉलिकुलर फ्लूइड में चले जाते हैं, उससे oocyte की क्वालिटी डाउन होती है। तो उस टाइमली ओवुलेशन हो और oocyte की क्वालिटी बनी रहे जिससे उसका फर्टिलाइज़ेशन अच्छा हो और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, तो उसके लिए हम ओवुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो कई सारी थेरेपीज़ मतलब इंडिकेटेड हैं, इनमें से कोई भी एक या उसका कॉम्बिनेशन आप अपनी कंडीशन को देखते हुए कर सकते हैं। देखिए ये पूरे लेक्चर में काफ़ी बड़ा लेक्चर है ये, इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं। कोई एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करना कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रीटमेंट हो और वो हर जगह काम करे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना? तो ये आपको जो भी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये इंडिकेशंस हैं, ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। हो सकता है कि कोई प्रोटोकॉल किसी उसमें मतलब आपको फ़ायदा पहुँचाए किसी कंडीशन में और दूसरी अगर कंडीशन हो तो वो इतना काम ना करे। तो ये काम पर्टिकुलरली डॉक्टर का होता है ये देखना या अगर आपका एक्सपीरियंस इतना है तो आप देख सकते हैं, फिर इन चीज़ों को फ़ॉलो किया जा सकता है। लेकिन जो भी थेरेपीज़ यहाँ पर बताई गई हैं या बताई जा रही हैं, ये बहुत कारगर हैं और यही रिपीट ब्रीडिंग के लिए को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए सबसे पहले आता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन करके ये एक हार्मोन मार्केट में मिलता है। 1500 से 5000 आईयू इंट्रावीनस दिया जाता है या 5000 से 10,000 आईयू इंट्रामस्कुलर एनिमल को लगाया जाता है। तो इसके जो लगाने का टाइम होता है, वो 4 से 6 दिन बाद होता है टाइम्ड एआई। मतलब आपने उसे मतलब ओविसिंक प्रोटोकॉल के ज़रिए से एनिमल को फिक्स टाइम एआई की और जब फिक्स टाइम एआई आपने कर दी, तो एआई करने के 4 से 6 दिन बाद इससे फॉलो किया जाता है इस ट्रीटमेंट को एचसीजी वाले को और इससे एम्ब्रियो डेथ काफ़ी कम हो जाती हैं। जो 6 से 8 दिन बाद देखी जाती हैं जो एम्ब्रियो डेथ उनमें काफ़ी कमी आती है। इसके अलावा जीएनआरएच का ट्रीटमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जीएनआरएच लगाया जाता है और साथ-साथ इंसुलिन का ट्रीटमेंट भी होता है। इंसुलिन जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि इंसुलिन काफ़ी हेल्पफुल रहता है ओवुलेशन में, ओवुलेशन के इंडक्शन में और oocyte की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसमें ऐसा किया जा सकता है कि 500 ml 25% डेक्सट्रोज़ लें और उसमें इंसुलिन आप मिला दें एट द टाइम ऑफ एआई और उसे आप इंट्रावेनस दे दें। मतलब इंसुलिन का जो ये आपने सॉल्यूशन बनाया 500 ml 25% डेक्सट्रोज़ और उसमें 5 ml इंसुलिन और जब आप एआई कर रहे हो तो इसे इंट्रावेनस एनिमल को दे दें। इसके अलावा एक दवाई आती है क्लोमिफेन सिट्रेट, इसका टैबलेट आता है। तो 300 mg की जो क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट्स होती हैं, तो वो आप 2 से 3 दिन तक दे सकते हैं जब आपको एक्सपेक्टेड मतलब ओवुलेशन हो कि अब स्ट्रेस साइकिल आने वाली है, शो कर चुका है एनिमल, तो वो 2-3 दिन क्लोमिफेन दिया जाता है और साथ-साथ इसके कॉपर सल्फेट की या तो टैबलेट आती हैं या 1% कॉपर सल्फेट का ड्रेंच दे सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट के साथ क्लोमिफेन सिट्रेट के टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक एनिमल को 300 मिलीग्राम की डोज़ दी जाती है 2 से 3 दिन के लिए। इसके अलावा 2 से 4000 एमजी मेफॉर्मिन ओरली दिया जाता है और इसके साथ-साथ फिर क्लोमिफेन दी जाती है उसी डोज़ रेट में। तो कोई भी एक आप इसमें से फ़ॉलो कर सकते हैं, दोनों फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टिन करके एक दवाई आती है, वो 10 mg ओरली दी जाती है, 2 से 3 दिन के लिए।
और एक बात का ध्यान रखें, जब भी ये ट्रीटमेंट करें तो एनिमल स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस है, आपका मैनेजमेंट बहुत ख़राब है और उस स्ट्रेस की वजह से कई बार ये ट्रीटमेंट भी फिर काम नहीं करते हैं। तो एनिमल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होना चाहिए और उसे कोई मतलब दिक्कत, कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं कोई पेन है, लेमनेस है या ब्लोट हो रहा है एनिमल को, डायरिया हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो तभी ये ट्रीटमेंट अच्छे से काम करते हैं। ओव्यूलेशन के बाद बात आती है ल्यूटियल इनसफिशिएंसी की, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अभी लेक्चर के दौरान। ल्यूटियल इनसफिशिएंसी मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ठीक से नहीं निकल पाता है, इतना नहीं निकलता है जितना उसे निकलना चाहिए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए जीएनआरएच दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन भी दिया जाता है, और 11 से 13 दिन पोस्ट एआई, मतलब जब जिस दिन आप एआई करते हैं उससे 11 से 13वें दिन पे भी जीएनआरएच को देते हैं। तो और जीएनआरएच के एनालॉग्स आते हैं मार्केट में, जैसे बुर्सिलिन है ना, तो उसे देना चाहिए। एचसीजी को दिया जाता है, जैसा पिछला बताया, वो ओवुलेशन में भी हेल्प करता है और कॉर्पस लूटियम को बनाने में भी एचसीजी हेल्प करता है। तो 4 से 7वें दिन, मतलब इंसेमिनेशन के चौथे से 7वें दिन पर एचसीजी दिया जाता है, जैसा पिछला अभी आपने देखा। इसके अलावा 15वें से 16वें दिन पर भी एआई के हम एचसीजी दे सकते हैं। उसकी डोज वही होती है कि अगर आपको इंट्रावीनस देना है तो 1500 से 5000 आईयू तक, और अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो 5 से 10,000 आईयू तक उसे देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इसकी जो डोज होती है वो 500 से 750 mg होती है इंट्रामस्कुलर, 5वें दिन पर पोस्ट इंसेमिनेशन। जिस दिन मेटिंग करेंगे या एआई करेंगे आप एनिमल की, उसके 5वें दिन प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाया जाता है 500 mg से 750 mg के बीच में, और इसे रिपीट करते हैं वीकली 2 हफ्तों तक। और अगर ये आप नहीं करते हैं तो क्लोरमेडिनोन की जो टैबलेट आती है 10 mg की जो टैबलेट होती है उसकी ओरल फीडिंग कर सकते हैं 14वें से 23वें दिन तक। या फिर प्रोजेस्टाजन जो वेजाइनल इम्प्लांट आते हैं वो 5वें दिन से, मतलब एआई के 5वें दिन से 13वें दिन तक लगाए जाते हैं। उससे भी प्रोजेस्टेरॉन की अवेलेबिलिटी बन जाती है, बढ़ जाती है एनिमल के लिए, और एबॉर्शन के चांसेस, रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सब थेरेपीज़ जो आपको बताई हैं, इनमें से कोई एक या इनके कॉम्बिनेशंस अप्लाई होते हैं। साथ-साथ ये ध्यान रखें कि जो न्यूट्रिशन के लिए जो बातें बताई गई थी, उन्हें हर तरह का ट्रीटमेंट जो आप ये इंजेक्शन के ज़रिए से, दवाई के ज़रिए से कहेंगे, न्यूट्रिशन में वही चीज़ फ़ॉलो करनी है हर ट्रीटमेंट के साथ। मिनरल मिक्सचर है, फिश ऑयल है, मतलब 50 से 100 ग्राम तक फिश ऑयल दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब भी आप एआई करते हैं, तो उसके साथ ये देखा गया है कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे फ्लूनिक्सिन, मेग्लोमाइन है, या फिर मेलॉक्सिकैम है, कार्पोफेन है, ये दी जाती हैं। इससे भी मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन होती है और ये इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो फ्लूनिक्सिन, मेग्लोमाइन अगर आपके पास है तो 1.1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है एआई के 14वें से 16वें दिन पर। या मेलॉक्सिकैम 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट, या कार्पोफेन है तो 1.4 mg पर केजी बॉडी वेट 14वें से 16वें दिन पर आप लगाते हैं, तो एआई के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ-साथ ओविसिंक प्रोटोकॉल रिपीट ब्रीडर काउज़ और बफ़लोज़ में स्टार्ट की जाती है, मतलब 5वें से 12वें दिन के बीच में ईस्टर साइकिल में, तो उससे भी कंसेप्शन रेट इम्प्रूव होते हैं। तो ओविसिंक प्रोटोकॉल या ये सब चीज़ें दूसरे मैनेजमेंट, रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट है, डायरेक्टली रिपीट ब्रीडिंग में नहीं आता है ये। और अगर सिस्ट है एनिमल के अंदर और आपको ये पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू या रेक्टल पैल्पेशन के थ्रू, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से किया जाता है, और वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है जो यहाँ पर बताई गई हैं, जिससे रिपीट ब्रीडिंग ना हो।
तो ये मुकम्मल एक लेक्चर बनाने की कोशिश की गई जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों के लिए हमने बताए, एक्सप्लेन किए। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और ये लेक्चर देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।